हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा बिहार एसआई की साइंस की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लास करा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उनको भी जाके देख लीजिए। यदि आपकी पहली क्लास है तो आपको बताया दे रहे हैं कि प्रत्येक क्लास में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बिहार दरोगा में ये साइंस के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बिहार दरोगा में लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन प्री में आते हैं साइंस के। तो उन सब क्वेश्चन को कराने की हमारी एक कोशिश है कि वो सारे आपके क्वेश्चंस आपकी वीडियो से हो जाए। प्रत्येक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक सारे क्वेश्चंस करा लेंगे। तो आप कम से कम अगर 1 महीना भी समझ रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दिन से कितने क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, अगर प्रत्येक दिन आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए एक चीज़ और, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी आप कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। एक चीज़ मैं बोल रहा था कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। वहाँ पास टेलीग्राम में ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ पास इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही तो वहाँ पास एसएमएस आप कर सकते हैं, तो हम, या फिर आप कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर दीजिएगा तो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। या फिर हम काम करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल की, तो उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हमारे चैनल पे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है एक घातक बीमारी जो किसके कारण होती है? एंथ्रेक्स इनमें से किन के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स जो होती है वो जीवाणु के कारण होती है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स। एक चीज और रखिए कि एंथ्रेक्स जो होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है? एक मिनट यहाँ पास। एंथ्रेक्स जो होगा, एंथ्रेक्स ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है पर ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो होगा ये आपका बैसिलस आप लिख लीजिए, मे भी एग्जाम में आ जाए पर कोई भी चीज हमको नहीं छोड़ना। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, नामक जीवाणु के कारण होता है ये आपका एंथ्रेक्स बीमारी के कारण। ठीक है, ओके। अब जीवाणु से होने वाले कुछ और रोगों के बारे में लिख लेते हैं। जीवाणु से रोग, ठीक है, कौन कौन रोग होते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टीबी हो गया, टीबी आपका जीवाणु के कारण होता है, टीबी रोग हो गया। उसके बाद हैजा रोग हो गया, टीबी हो गया, हैजा हो गया। निमोनिया रोग हो गया, निमोनिया रोग बच्चों में होता है। उसके बाद आपका टिटनेस हो गया, टिटनेस। ये सारे रोग जो होते हैं आपके जीवाणु के कारण होते हैं। एक रोग और लिख सकते, जैसे प्लेग हो गया, प्लेग भी आपका, ये रोग जितने हो गए ये सारे जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, अब विषाणु से होने वाले भी कुछ रोगों के नाम लिख सकते हैं। विषाणु से जो रोग होते हैं, जैसे कि आपका एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट रोग यही है, एड्स है। पोलियो हो गया, चेचक हो गया, पोलियो रोग हो गया, पोलियो रोग, चेचक, पोलियो हुआ, चेचक हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, खसरा, रेबीज हो गया, खसरा हुआ, रेबीज हो गया, और पीलिया। ये सारे रोग आपके विषाणु यानी कि वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, अब फफूंद से होने वाले भी रोग लिख लीजिए। कवक जो होगा, फफूंद से होने वाले रोग, देखिए इससे भी रोज इंपॉर्टेंट है रोग जो है, जिसे होगा खाज हो गया। ठीक है, खाज हो गया, खुजली हो, ये सब जो होते हैं फफूंद के। गंजापन भी जो होता है आपका, गंजापन फफूंद के कारण ही होता है, कवक। ठीक है, गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया। ठीक है, दाद। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले रोग, परजीवी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोजोआ। कई बार इंग्लिश में लिख के आ जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से जो रोग होंगे उनके बारे में भी लिख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट रोग है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया। मलेरिया में लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पास कंफ्यूजन होता है। मैक्सिमम बच्चा जो पढ़ा नहीं है, जो अच्छे से नहीं देखा, वो वायरस करके आता है। मलेरिया जो रोग होता है वायरस के कारण, लेकिन ये होता है आपका प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका पायरिया रोग हो गया,
पायरिया रोग जो होगा ये भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। देन आप एक रोग और लिख सकते हैं, जैसे पेचिस हो गया। पेचिस एक बीमारी होती है सोने की बीमारी, सोने जिनको नींद बहुत आती है, निंद्रा बीमारी बोलते हैं, सोने की बीमारी। ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ठीक है, सोना यानी कि जो आपको सोते हैं, नींद बहुत आती है, सोने की बीमारी। एक बीमारी और लिख सकते हैं काला जार। ये जो बीमारियां हैं वो सारी आपकी किसी कारण होती है, परजीवी के कारण होने वाली बीमारियां, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्युत सेल में क्या होता है, एक विद्युत सेल जो होता है इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है किस प्रकार होता है। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं खुद से भी करने के। तो एक विद्युत सेल जो होता है इसमें क्या होता है, एक रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है आपका विद्युत ऊर्जा में। कुछ और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे डायनेमो होता है। डायनेमो का क्या काम होता है, डायनेमो जो होगा ये आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है, ठीक है। डायनेमो के बाद एक माइक्रोफोन भी लिख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन का कार्य क्या है, ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन का कार्य क्या है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, लिखना है, देखिए सोलर सेल का काम क्या होता है, सोलर सेल कई बार नाम सुना होगा, सोलर सेल। इसका कार्य क्या होता है, सोलर सेल क्या करता है, जो सन से लाइट आती है, ठीक है, जो सन से आपकी लाइट आती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बोल सकते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करती हूँ। एक और लिखना चाहे तो विद्युत बल्ब, देखिए विद्युत बल्ब क्या करता है, यहाँ पर जगह नहीं, आप खुद से लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ। विद्युत बल्ब का कार्य क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या फिर ऊष्मा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए कार्बन। देखिए बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, देखिए बिना बुझा हुआ चूना को बोलते कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूले एग्जाम में आते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का आप बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। बिना बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाता है, ठीक है, CaO। देखिए यहाँ पर NPK क्या होता है, NPK देखिए N से आपका नाइट्रोजन होता है, P से फास्फोरस होता है, K से होता है पोटेशियम, ठीक है। ये एक प्रकार की खाद होती है, ठीक है, ये एक प्रकार की खाद होती है जिसका उपयोग करने से पौधों की संपूर्ण विकास होता है। NPK पौधों में कमी होती है इन रासायनिक चीजों की, तो इस खाद के उपयोग से पौधों में वृद्धि होती है, ठीक है, उनकी संपूर्ण वृद्धि हो जाती है। देखिए बुझा हुआ चूना को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का, यहाँ OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, CaO। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पास आप अगर कोई इसका प्रिंट लेगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक बार दोबारा किए दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद करने के लिए, अगर आपको यहाँ याद करने में भी कंफ्यूजन कई बार आ जाती, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। देखो तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि अभी जल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जल रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड AO है। जलने के लिए आपको पता है कि हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस बात को अपने दिमाग में याद रखिए, CaO होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है।
अब जब जल रहा है, किसी को बुझाना है, तो बुझाने के लिए क्या करना, फिर ऑक्सीजन हमको पानी डालना पड़ता है, तो H2O पानी का H2O होता है, तो यहाँ पर OH से ऐसा आप समझ सकते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर Ca में OH जब हम डाल दिए, वाटर का होता है H2O, ठीक है, पर याद करने के लिए यहाँ पर OH हम डाल देंगे जब, तो ये आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी दो धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम दो धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और रखिए, सोडियम जो होता है, सोडियम को प्रिजर्व किस में किया जाता है, केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन के तेल में, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, केरोसिन को मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन को में रखा जाता है, रखा जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो होती है, सोडियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील धातु है, जो कि वायु की उपस्थिति में, जो कि वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, ठीक है, आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। मानव नेत्र में जो लेंस होती है वो कहाँ, उसकी छवि जो बनती है वो रेटिना में बनती है, ठीक है। रेटिना में आपको कॉन्स एंड रॉड्स पाए जाते हैं, कॉन्स और रॉड्स, कॉन्स एंड रॉड्स, ठीक है। कॉन्स को हिंदी में कहते हैं आपके शंकु, ठीक है, शंकु कहते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश में अगर याद रखते तो इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि इसका काम क्या होता है। काम होता है कलर को पहचानना, रंग को पहचानना, ठीक है, रंग यानी कि कलर। अब देखिए कौन सा सी आ रहा है, सी यहाँ कलर में पहला आता है, तो ये इससे आप पहचान, कलर को पहचानने के काम आता है, कौन पहचानने के, ठीक है। ये रॉड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं छड़ बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता को पहचान, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को पहचानना, ठीक है। सॉरी, देखिए चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है तो निम्न में से क्या पूर्ण करते हैं, कि चंद्रमा जो होगा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, यदि वह एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अपने अक्ष में पूर्ण एक घूर्णन करता है, अपने अक्ष में पूर्ण एक घूर्णन करता है। देखिए चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया कलर का हो जाता है। देखिए इस पॉइंट को भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि चूने के पानी को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में गुजारते हैं तो ये किस रंग का होता है, तो ये दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चूने के पानी में किस चीज़ से, किस गैस से गुजारने पर ये दूधिया कलर का हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ तो कई क्वेश्चन बनते, कई बार घुमा फिरा के आ जाते, तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन भी याद रखिए कि चूने के पानी को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में से गुजारते हैं तो ये दूधिया हो जाता है, ठीक है। ऐसा के निर्माण के कारण होता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaCO3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके बारे में भी जान ले। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, धावन सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2, इसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं खाने का सोडा, बाई है तो खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। देखिए पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी की जो भूकंप उत्पन्न होती है वो सबसे ऊपर वाली परत से होती है, भूपर्पटी, इसको तो आंसर होगा ऊपर। देखिए जो पृथ्वी की परत होती है, ये मान लीजिए पृथ्वी है जिसपे हम रह रहे हैं, इसमें 3 परतें होती है, ठीक है। पहली परत आपकी हो जाएगी भूपर्पटी, उसके बाद आपका आता है मेंटल आता है, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है पोर होता है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा टोटल इसकी जो अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये ज़्यादा किलोमीटर की नहीं होती, मात्र 34 किलोमीटर चौड़ी होती, 34 किलोमीटर, और इसको ही पृथ्वी की
भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है, ऊपरी भाग, यही सारा भूकंप जितनी भी चीजें आती। उसके बाद आपका ये होता है मेंटल, बोलते हैं इसको, बोलते हैं मेंटल। इसकी आप इंग्लिश में अगर इसको लोगे के MANTLE इसको बोलते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 2900 किलोमीटर की होती है। सबसे अंदर का भाग जो केंद्रीय भाग कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पवन की गति का मुख्य कारण, पवन जो वायु की गति होती है ये किस कारण से होती है? तो ये पृथ्वी पे जो असमान शीत होता है, पृथ्वी पे जो असमान तापन जो होता है, ठीक है, पृथ्वी पर असमान तापन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ध्वनि का कंपन का आयाम। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी डैश डैश को निर्धारित करता है, ठीक है। ध्वनि के कंपन का आयाम जो होता है वो किसको निर्धारित करता है? प्रबलता को। तो इसका आंसर होगा डी, प्रबलता को, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, ठीक है। यहाँ पास कुछ पॉइंट और इसके प्रबलता के बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए प्रबलता के कारण, इसके कारण कोई चीज, कोई भी ध्वनि जो होगी हमको तेज या धीरे सुनाई देगी, तेज या मंद सुनाई देगी, तेज या मंद सुनाई देगी, ठीक है, सुनाई देगी, ओके। और इसके बाद देखिए प्रबलता को मात्रक, देखिए इसको कैसे मापा जाता है? इसका जो मात्रक होता है वो होता है फोन होता है, इसको भी याद रखिए, इसका मात्रक होता है फोन। यहाँ पास एक पॉइंट और लिखिए, देखिए तारत्व तो क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तारत्व तो इसको बोलते हैं पिच, बोलते हैं इंग्लिश में पिच, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण लिख लीजिए, इसके कारण ध्वनि जो होती है, आपकी आवाज जो होती है पतली या मोटी सुनाई देती है, पतली या मोटी सुनाई देखते हैं। कोई किसी स्टूडेंट की आवाज बहुत भारी होती है, मोटी होती है, किसी की पतली होती है, ठीक है। मोटी या पतली या फिर मोटी सुनाई देती है, मोटी सुनाई देती है, सुनाई देती है। देखिए यहाँ पर एक दो पॉइंट और लिख सकते, ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। ये बहुत रिपीट क्वेश्चन हो रहा है इसलिए मैं आपको कराए दे रहा हूँ। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है, तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लंबे पेड़ों में पानी और खनिज का परिवहन के लिए उत्तरदायी बल है, तो इसके लिए आपका चूषण बल उत्तरदायी होता है। एक स्टील का चम्मच आंतरिक सतह की तरह कार्य करता है। स्टील का जो चम्मच होता है जो आपके घर में है, जिससे आप खाना खाते हैं, उसकी आंतरिक सतह जो होती है वो किस तरह कार्य करती है? तो ये आपका एक प्रकार का अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अवतल दर्पण के आप उपयोग भी लिख सकते हैं। अवतल दर्पण का कुछ उपयोग लिख लीजिए, जैसे कि आप जिस मिरर से आप दाढ़ी बनाते हैं, अगर दाढ़ी है आपकी तो दाढ़ी बनाते होंगे जिस मिरर से, वो मिरर आपका अवतल दर्पण होता है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण या फिर जिस मिरर से आप लोग अपनी डेली कंघी करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब दाढ़ी वाला, मतलब ये अवतल दर्पण हो जाए। देखो अवतल दर्पण जो आपका डॉक्टर होता है, कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपके दांत देखता है, आंख देखता है, कान देखता है, वो जो उनके पास लेंस होता है वो भी उनका अवतल दर्पण ही होता है। तो डॉक्टर द्वारा आंख कान के लिए, ठीक है, के लिए उपयोग करने वाला। और इसके लिए लिखना है तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट होती है, वो भी आपका अवतल दर्पण हो, गाड़ी की हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट। और आप उत्तल दर्पण के बारे में लिख लीजिए। उत्तल दर्पण जो होता है, जो आपके गाड़ी का मिरर होता है, जिससे पीछे को देखते हैं, गाड़ी के पीछे देखने वाला मिरर, ठीक है, पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है, देखने के लिए जो शीशा होता है, मिरर बोले, वो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में एक चीज और लिख दे, सोडियम परावर्तक लैंप होता है, सोडियम परावर्तक लैंप भी आपका उत्तल दर्पण होता है, लैंप होता है, ठीक है। यहाँ पास एक पॉइंट और नोट, देखिए जगह नहीं बची, आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं मानव शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, हाइग्रोमीटर, ये बहुत रिपीट क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, ठीक है। आप यहाँ पास लिख लीजिए, मापने में।
देखिए एक दो और आप लिखना चाहे तो लीजिए फैदोमीटर। फैदोमीटर का समुद्र की गहराई मापने में, फैदोमीटर इसका उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, फैदोमीटर का उपयोग गहराई मापने में। देन एक और लिख सकते हैं जैसे आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही, थोड़ा आप स्पीड में करें। लौ को कौन सा भाग थोड़ा सबसे गर्म होता है, तो लौ का जो बाहरी भाग होता है वो सर्वाधिक गर्म भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन्स का मुक्त होना द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है, तो ये आपका हो जाता है पीयूष ग्रंथि के हो जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को कई बार हमको इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को कई बार हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस के रूप में भी, हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये होता है पीयूष ग्रंथि जो होता है ये हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है हमारे मस्तिष्क के, हमारे जो दिमाग होता है, मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क के आधार पर, ठीक है, आधार पर स्थित होता है, स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम पदार्थ, तो आप देखिए लैंप और जेट के लिए, जेट समझ रहे, जेट जो उड़ती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम उसके लिए केरोसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लैंप और जेट के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग करते हैं, केरोसिन का प्रयोग करते हैं। एक कोशिका की जीन में पर स्थित होता है, एक कोशिका में जीन जो होते हैं वो कहाँ पास स्थित है, तो जीन जो होते हैं हमेशा क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है। माइक्रोकांडिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये सब, आप याद रखिए। प्रोटीन, एक मिनट यार ये थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम। एक होता है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं, सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये देखिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण क्या कहलाता है, रेशम कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम की कीटों को पालन सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं, पेड़ों का संवर्धन, ठीक है, पेड़ों को बड़ा करना, संवर्धन, पेड़ों का पालन, पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना, संवर्धन का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। देखिए पीसी कल्चर मछली पालन उसको बोलते हैं, मछली पालन, मछली। एपीकल्चर का मत होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। जितने भी यहाँ पास आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सर्वाधिक उचित स्थान क्या होता है, सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है, खुले मैदान में, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी की गहरी परतों में जो पानी की गति की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतःश्रवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।